अध्याय 5 विधायिका। अपन कार्यपालिका पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विधायिका क्या होती है। डीपली में पढ़ेंगे, डेप्थ में जाकर के पढ़ेंगे, गहराई में घुस के पढ़ेंगे कि विधायिका क्या होती है। हम भारत में चुनावों का महत्व और चुनावों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन पिछले अध्याय में कर चुके हैं। अपन लोग चुनाव के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। जिसने नहीं पढ़ा है, पहले वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब पर मैंने, उसमें तुम भी देख सकते हो, है ना। अपन चुनावों के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। और चुनावों का क्या महत्व होता है लोकतांत्रिक देश के लिए, और चुनाव कराना कितना ज़रूरी होता है अपन जान चुके हैं, है ना। जान चुके चुनाव का महत्व। विधायिकाएँ जनता द्वारा निर्वाचित होती है। जो विधायिकाएँ होती है, जो विधायिका होती है, विधायिका कौन निर्वाचित करता है? जनता। जनता वोट डालती है और जिन नेता को चुन करके लेके आती है ना, उसे ही विधायिका कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? विधायिका कहा जाता है। और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करती है? विधायिका कार्य करती है। विधायिका को कौन चुन करके लेके आता है? जनता चुन करके लाती है। और जनता जिन नेताओं को चुन करके लेके आती है वो विधायिका कहलाती है। और वो लोग जनता के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं, है ना। जैसे कि चुनाव में खड़े हुए दो लोग, कौन कौन खड़ा हुआ? कमलनाथ खड़ा हुआ, बंटी साहू खड़ा हुआ। कमलनाथ को चुने लोगों ने, तो विधायिका कौन बन गया? कमलनाथ बन गया। अब प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करेगा? कमलनाथ काम करेगा। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिकाएँ कैसे काम करती है। अपन क्या पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिकाएँ। निर्वाचित विधायिका का मतलब ये होता है चुनी हुई विधायिका। चुनाव हुआ, चुनाव में दो चार व्यक्ति खड़े हुए, उसमें जो जीत करके आया वो होती विधायिका। कैसे काम करती है और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में कैसे मदद करती है। और लोकतंत्र बना रहे, लोकतांत्रिक सरकार बनी रहे, ये बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया है कि नहीं। कि भैया पहले तो इंसान को अपन ने चुने, फिर लोकतंत्र बना, प्रधानमंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, फिर पूरा देश चल रहा है। कैसे चल रहा है जैसे अपन वो पढ़ेंगे। अब भारत में संसद और राज्यों की विधायिका की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? जो सांसद होते हैं, सांसद के कार्य, राज्यों की विधायिका की संरचना और उसके कार्य, और लोकतांत्रिक शासन में उनका क्या महत्व होता है, इसका अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी। देखिए किसकी जानकारी होगी? पहली जानकारी आपको इस अध्याय में ये मिलेगी कि विधायिका का क्या महत्व होता है। काम है देखो, है ना। विधायक, पहली जानकारी अपन को क्या मिलेगी कि विधायिका का क्या महत्व होता है। पहली जानकारी क्या है आपकी कि विधायिका का, ये गाइड किसी की छूट गई थी यहाँ पर, इसको लिया करो ना। ये लो आपकी गाइड है ना। देखो पहला आपका यहाँ पर ये होता है कि विधायिका का क्या महत्व होता है। पहला क्या है आपका? विधायिका का क्या महत्व है। दूसरा, संसद के क्या कार्य होते हैं। संसद के, यूट्यूब पे देख लेना, है ना। संसद के क्या कार्य होते हैं और संसद की शक्तियाँ क्या है, दूसरा, है ना। तीसरा, कानून कैसे बनता है। अगला क्या है आपका? कानून कैसे बनता है। संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। जो संसद होती है, अब संसद मतलब सुनो, कार्यपालिका क्या होती है? जो पूरा देश चलाती है। कल पढ़ा था मैंने आप लोग को, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, तहसीलदार हो गए, ये लोग देश चलाते हैं, है ना। कल बताया था मैंने आप लोग को। तो इनको कौन कंट्रोल करते हैं? सांसद। केंद्र सरकार मतलब सांसद। जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार किससे बनती है? हर जिले से एक सांसद चुन के जाता है, फिर क्या बनता है आपका? केंद्र सरकार बनती है। क्या बनती है आपकी? केंद्र सरकार बनती है। तो ये केंद्र सरकार जो होती है, जो सांसद लोग होते हैं, ये उस पूरी कार्यपालिका को किस प्रकार कंट्रोल कर रहे हैं, ये कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं, अपन इस अध्याय में वो जानेंगे। क्लियर। संसद अपने ऊपर के, और संसद खुद के ऊपर नियंत्रण कैसे रखती है। ऐसा नहीं हो सकता कि संसद का कोई भी नेता बिल्कुल बोले कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। सबको कंट्रोल करना पड़ेगा ना। मतलब संसद को खुद के अंदर हर नेता पर नियंत्रण करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से होता है वो होगा यहाँ पर।
अब सबसे पहला पोर्शन देखो यहाँ पर, पहला आपका यह है कि हमें संसद क्यों चाहिए। क्यों चाहिए भैया संसद? देखो, विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। कानून कौन बनाते हैं? नेता लोग बनाते हैं, जो सांसद होती है। और जो राज्य के जो विधायक लोग होते हैं, ये लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। और ये लोग क्या लेकर के आते हैं? कानून लेकर के आते हैं। क्या लेकर आते हैं? कानून लेकर के आते हैं। तो जो विधायिका होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में कानून बनाना एक कार्य है। विधायिका जो होती है ना, विधायिका किसको बोलेंगे? जो नेता लोग आप चुन करके आते हैं, है ना। जैसे विधायक होगा, सांसद वगैरह होगा, है ना। ये सब लोग किस में आते हैं? विधायिका में आते हैं। जो विधायिका होती है ना, विधायिका बहुत सारे काम करती है। उनमें से एक काम उनका क्या होता है? उनका काम होता है कानून बनाना। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीति प्रक्रियाओं का केंद्र है। कौन होता है केंद्र? जो आपकी क्या होती है? जो आपकी विधायिका होती है ना, वो विधायिका सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र होती है। जितनी भी लोकतांत्रिक क्रिया होती है ना, लोकतंत्र होता है, 5 साल की सरकार बनती है ना। जितनी भी राजनीतिक प्रक्रियाएं होती है, उन सब का बिल्कुल केंद्र कौन होती है? विधायिका होती है। क्योंकि विधायिका है, नेता लोग चुन करके आ रहे हैं, तभी तो लोकतंत्र है ना कि नहीं। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। संसद में क्या होते हैं? संसद देखियो आपने न्यूज़ में, बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, बहस करते रहते हैं। वो वाला डिबेट नहीं, संसद की डिबेट। संसद देखियो, संसद, भारत की संसद, सर्च कर लेना गूगल पे, मिल जाएगा, है ना। संसद में बहुत सारे देश मिलते हैं। संसद में क्या होती है? बहस होती है। एक नेता बोलते हैं आला कानून लेकर के आओ, दूसरा नेता बोलते हैं आला कानून लेकर के आओ, है ना। क्या होता है? बहिर्गमन होता है, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, सर्विक सम्मति होता है। जब कोई कानून पास करना होता है, क्या होता है? सर्वसम्मति भी होती है। सरोकार और सहयोग आदि इसे अत्यंत जीवित रखते हैं। कौन जीवित रखते हैं? सरोकार और सहयोग जो होते हैं, इसको क्या रखते हैं? जीवित रखते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। ये सभी क्या करते हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। क्लियर? क्या करते हैं? महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। अगर भारत देश में जनता ने जिन नेताओं को चुन करके लेकर के आई, अगर वो कुशल नहीं होंगे और प्रभावशाली नहीं होंगे, तो क्या सच्चा लोकतंत्र आ पाएगा? क्या आपने मोदी को चुन करके लिखा है, मोदी विधायिका के सदस्य है। जितने भी सांसद वगैरह होते हैं, ये सब क्या विधायिका। अगर ये पावरफुल नहीं रहा है, इनके अंदर बिल्कुल पावर नहीं रहा, तो क्या विधायिका सही तरीके से काम कर पाएगी? क्या नहीं कर पाएगी। क्लियर? विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। कौन? जो विधायिका होती है, विधायिका जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि मतलब विधायक हो गए, आपके एरिया का विधायक कौन है ना। और दूसरे विधायक हो गए, ये सब लोग जो जनप्रतिनिधि होते हैं, है ना। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति, किसके प्रति? जनता के प्रति। जो जनता होती है ना, जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। वास्तव में प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। विधायिका बहुत ज़्यादा क्या होती? जरूरी होती है। देखो, इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्र में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिका अपना महत्व खोती जा रही है। क्या लिखा है यहाँ पर? अधिकांश लोकतंत्र। भारत देश भी लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, हर देश में लोकतंत्र होता है। तो भारत देश में पावरफुल कौन है मालूम है? विधायिका पावरफुल है। जो नेता लोग होते हैं ना, नेता लोग किस पे अधिकार दिखाते हैं? कार्यपालिका पर, ये पुलिस वालों पर, है ना, अधिकारियों पर। लेकिन कई देश ऐसे हैं, वहाँ के नेता लोग के अंदर उतनी पावर नहीं होती जितनी सरकारी अधिकारी के पास होती है ना। अधिकांश लोकतंत्र में क्या होता है? जो कार्यपालिका के मुकाबले विधायिका अपना महत्व खोती जा रही है। वहाँ पर विधायिका, नेता लोग का महत्व क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है ना। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है। भारत में मंत्री जो मंडल होता है, जो मंत्रियों का जो मंडल होता है, आपने नेता लोग को चुने, उन लोगों ने अपना एक मंडल बनाए। क्या बना? उनका एक मंत्रिमंडल बना। ये जो मंत्रिमंडल होता है, वो नीति निर्माण की पहल करता है, मतलब नीतियों को बनाता है। और किस प्रकार से शासन करना है, शासन का एजेंडा तय करता है। क्या करता है? शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। और उसको क्या करता है? वो लागू करता है।
इससे कुछ आलोचकों को ये कहने का मौका मिल गया कि संसद का ह्रास हो रहा है। संसद का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। जब मंत्रिमंडल, जो सरकार जीत के आई है ना, और 100 संसद में से 15 संसद क्या बन गए? मंत्री बन गए और मंत्रिमंडल बना लिए। जब 100 में से 15 लोग मिलकर के अपनी अपनी चला रहे हैं और कानून बना रहा है, तो फिर बाकी संसद लोग का क्या काम? तो कई लोग ने ये बोला कि संसद का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है ना? लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। मंत्रिमंडल कब शक्तिशाली बनेगा? जब बहुमत हो, जब सभी लोग उस मंत्रिमंडल को पसंद करें। मान चलो कि 100 की 100 सीट भाजपा की है, तो जो मंत्रिमंडल बनेगा वो कैसा बनेगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और सशक्त बनेगा। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है। संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी भले अभी सशक्त नेता है, लेकिन उनको भी संसद का सामना करना पड़ता है। जितने भी व्यक्ति प्रश्न उठाते हैं उन सभी के प्रश्नों का करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। ये हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। ये क्या संसद लोकतांत्रिक होता है ना? अपने मन से नहीं चलता, कुछ भी काम कर रहे हो जवाब देना पड़ेगा। अभी मोदी जी से पूछते हैं जीएसटी लगाए, क्या फ़ायदा हुआ? पूरा हिसाब दिखाओ। मोदी जी बोलते मेरे पास हिसाब ही नहीं है। नोटबंदी करे, क्या फ़ायदा हुआ? उल्टा घोटाला हो गया। जवाब देना पड़ता है ना, ऐसा रहता है। ये वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक खुला मंच है। संसद में इतनी बहस होती कि पूछो मत। राहुल गांधी और मोदी की बहस सुने तुम लोग ने? देखो डिबेट, देखना, बहुत हंसी आएगी तुमको। राहुल गांधी है ना और मोदी की बहस, बहुत हंसी आएगी तुमको, है ना। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण ये सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधिक है। कौन प्रतिनिधि करता है? विधायिका, है ना। इसके पास सरकार कार्यपालिका का चयन करने, उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी। जो विधायिका होती है ना, जो नेता लोग होते हैं, जो मंत्रिमंडल बनता है, जो राजनेता लोग होते हैं, है ना, ये लोग कार्यपालिका को अपने करते हैं, पूरी तरीके से नियंत्रित करके रखते हैं। किसको नियंत्रित करके रखते हैं? कार्यपालिका को नियंत्रित करके रखते हैं। अब देखिए, खुद करे खुद सीखे। इन समाचारों पर विचार करें और ये सोचे कि यदि विधायिका न होती तो क्या होता। नीचे तुमको कुछ समाचार पत्रों की कुछ कतरनें दी गई है ना। इनको तुमको पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये सोचना है कि अगर विधायिका नहीं होती तो क्या होता। प्रत्येक रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बताएं कि कैसे कार्यपालिका को नियंत्रित करने में विधायिका सफल या असफल रही। पहला यहाँ पर आपको क्या है? देखो, 28 फरवरी 2002 की बात है। कब की बात है? 28 फरवरी 2002। 28 फरवरी 2002। देखो, केंद्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने केंद्रीय बजट प्रस्तावों में 50 किलोग्राम यूरिया खाद की बोरी की कीमत 12 रुपये बढ़ाने तथा 2 अन्य खादों के दामों में भी वृद्धि करने के प्रस्ताव की घोषणा करी। इससे खाद के दामों में 5% वृद्धि हुई। यूरिया खाद के वर्तमान मूल्य में 4,830 रुपये प्रति टन पर 80% सब्सिडी है। अब 11 मार्च 2002 को क्या हुआ? विपक्ष ने ज़बरदस्त विरोध के कारण वित्त मंत्री को खाद के दामों में लेना पड़ा। अब देखो 2002 में क्या हुआ? एक तो किसान लोग बेचारे वैसे ही गरीब है ना, एक तो वैसे ही वो आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में क्या है वो दबे हुए है कर्ज में दबे हुए। ऊपर से सरकार का जो वित्त मंत्री मतलब जी नेता लोग, वो जो चुन कर के आया था, उनने क्या कर दिया? जो जसवंत सिंह था वो उसने ऐसा कर दिया कि 50 ग्राम यूरिया खाद की बोरी आती सोसाइटी में ना, तो उसने बोला कि यूरिया खाद की बोरी का 12 रुपये और बढ़ा दो। अभी इतना उसका मूल्य है, उसमें 12 रुपये की और क्या कर दो? वृद्धि कर दो। अब भैया, एक तो किसान लोग वैसे ही कर्जे में दबे होते, तुम ऊपर से उनके ऊपर और लाओगे तो ऐसे में क्या होगा? देश के किसानों की दुर्गति होगी ना। तो फिर जो विपक्ष था, विपक्ष 2002 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। विपक्ष में कौन था? भाजपा। मतलब भाजपा ने विरोध करी है ना। भाजपा ने ज़बरदस्त विरोध करी। वो जो वित्त मंत्री था उसको दामों में वृद्धि के प्रस्ताव को क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा। कौन सा अखबार की कतरन है ये? द हिंदू अखबार की कतरन है। एक न्यूज़पेपर होता है, बहुत बेस्ट न्यूज़पेपर है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए द हिंदू एक न्यूज़पेपर आता है, मगर वो अंग्रेजी में आता है, उसको पढ़ना पड़ता है। ये दिक्कत है, मैं उसको इसलिए नहीं पढ़ पाता हूँ।
है ना, ऐसा रहता है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर देखना, 4 जून 1998 को लोकसभा में यूरिया खाद, कौन सी खाद, कब की बात है, 4 जून 1998 को, जो तुमको अच्छा लगता है उसको अंडरलाइन कर लिया करो, है ना। यूरिया खाद और पेट्रोलियम पदार्थ मतलब जो पेट्रोल से, जैसे मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, है ना कि नहीं, ग्रीस हो गया, ये पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में वृद्धि को लेकर विवादास्पद स्थिति बन गई। पूरे विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया। इस मुद्दे पर सदन में 2 दिनों तक गर्मा गर्मी रही। वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्तावों में यूरिया खाद के दामों में मात्र 50 पैसे की वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया था, जिससे उस पर सब्सिडी कम की जा सके। इस विरोध के परिणाम स्वरूप वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को मूल्य वृद्धि को वापस लेना पड़ा। कैसा बिल्कुल महंगे करने की सोचता, कैसा क्या यशवंत सिंह था, है ना कि नहीं। 1998 को फिर बढ़ाने की सोचा, कितना बढ़ाया उसने, मात्र 50 पैसा, 1 रुपये भी नहीं, मतलब 50 पैसा। उसके लिए विपक्ष ने बहुत विरोध करा, पेट्रोल महंगा करना चाह रहा था वो, विपक्ष ने बहुत विरोध करा, क्या करा, बहुत ज़्यादा विरोध करा। फिर उसको अपना प्रस्ताव का करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। अगला है आपका 22 फरवरी 1983 का। 22 फरवरी 1983 को एक ऐतिहासिक, 1983 पुरानी बात है ना, एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज लोकसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी कामकाज को स्थगित करने तथा असम पर बहस को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। एक ऐतिहासिक कदम उठाना चाह रहे थे, है ना। और लोकसभा ने क्या करी, लोकसभा ने सबकी सम्मति से जितने भी सरकारी कामकाज थे, जितने भी क्या थे, उन सबको रोकने के लिए, स्थगित करना मतलब रोकने की चाहा। और असम पर, जो असम राज्य है ना, वहाँ पर बहस को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। तो देखो, गृह मंत्री पीसी सेठी ने क्या बयान दिया, जो गृह मंत्री था उस समय का, क्या नाम था वो, पीसी सेठी ने बयान दिया, असम में रहने वाले सभी समुदाय और समूहों के बीच सद्भाव कायम करने के लिए मैं अलग अलग विचार और नीतियों की प्रतिबद्धता रखने वाले आप सभी सदस्यों का सहयोग चाहता हूँ। यह समय विवाद का नहीं, वरन घाव पर मरहम लगाने का है। सब लोग क्या चाह रहा था कि बहस हो। गृह मंत्री ने डायरेक्ट विरोध कर दिया। ये लोकतांत्रिक है कि नहीं, है नहीं कि नहीं, डायरेक्ट विरोध कर दिया कि ऐसा बहस नहीं होना चाहिए। बहस करके तुम और घावों में नमक क्यों छुड़ा कराओ, बल्कि काम करके घावों में मलहम लगाओ, है ना, ऐसा होता है। देखो अगला, लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने आंध्र प्रदेश में हरिजनों के उत्पीड़न के प्रति विरोध जताया। आंध्र प्रदेश में जो हरिजन थे ना, हरिजन मतलब कौन सा वर्ग, ST SC, है ना, उनके ऊपर क्या हुआ था, 1985 में क्या हुआ था, उत्पीड़न हुआ था, उनको मारा गया था, पीटा गया था। तो कांग्रेस के जो सदस्य थे उन लोगों ने क्या दर्शाया, विरोध जताया कि ये नहीं होना था, विरोध हुआ उसका, है ना। संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। कितने होते हैं, 2 सदन होते हैं, काय में, संसद में। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है, संसद है। हमारे जो देश होता है, हमारा जो राष्ट्र होता है, हमारा जो भारत देश है ना, उसकी जो विधायिका है, विधायिका मतलब जनता के द्वारा चुने गए नेता का नाम संसद है। संसद को ही क्या बोलते हैं, विधायिका कहा जाता है। और संसद में जितने भी नेता लेकर चुन करके आते हैं वो विधायिका के क्या होते हैं, अंग होते हैं। किसके अंग होते हैं वो, विधायिका के अंग होते हैं। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। देखो, संसद में 2 सदन होते हैं। एक होता है राज्य, आप जिस राज्य में रह रहे हो, एक उसकी विधायिका होगी, और दूसरी किसकी होती है, देश की होती है। एक होती है राज्यसभा, मतलब राज्य की सभा, विधायक लोग की सभा। एक होती है लोकसभा, संसद लोग की सभा, क्या कहलाएगी वो, लोकसभा। राज्यों की विधायिका को क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। जो राज्य की जो विधायिका होती है ना, जो विधायक लोग चुन करके जाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन हैं। भारत की संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, भारतीय संसद में 2 सदन हैं।
जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं, है ना। जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा और दूसरे को क्या बोलते हैं, लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा का मतलब क्या होता है, राज्यसभा का मतलब होता है कि आपका मध्य प्रदेश राज्य है, हर क्षेत्र से कौन चुन के जाते हैं, विधायक चुन के जाते हैं, और विधायक लोग एक जगह पर जाकर के बैठ जाते हैं और नियम कानून बनाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, राज्यसभा। हो गया। ये लोग भी नेता होते हैं, ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, और ये लोग भी क्या होते हैं, विधायिका के अंग होते हैं। किसके अंग होते हैं, विधायिका के अंग होते हैं। और इसी प्रकार भारत देश में कितने राज्य है ना, 28-29 राज्य जितने भी है, हर राज्य में एक जिला होता है, और हर जिले से क्या चुन के जाता है, सांसद चुन के जाता है। और जो सांसद चुन करके जाते हैं तो इससे क्या बनती है, लोकसभा। क्या बनती है, लोकसभा। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब केवल 7 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। सिर्फ 7 राज्यों में क्या है, द्विसदनात्मक, मतलब लोकसभा और राज्यसभा है। और बाकी जो राज्य है ना, वहाँ पर केवल एक ही चीज़ चलती है, या तो राज्यसभा चलती है फिर लोकसभा। मध्य प्रदेश में तो दोनों है, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है, दोनों है। क्लियर। विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश। भारत देश कैसा देश है, एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। विविधताओं से परिपूर्ण क्या है, देश है कि नहीं है ना। भारत देश कैसा है, विविधता से भरा हुआ है ना। कितने प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, कितनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं ना। भारत देश कैसा है, विविधताओं से भरा हुआ है। विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्रायः द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं। क्या चाहते हैं वे, द्विसदनात्मक। अब इतनी सारी विविधता भरे हुए लोग हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, द्विसदनात्मक, मतलब लोकसभा भी होनी चाहिए और राज्यसभा भी होनी चाहिए। द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। जब द्विसदनात्मक होगी, एक केंद्र सरकार भी होगी और एक राज्य सरकार भी होगी, तो अच्छे से क्या हो पाएगा, नियंत्रण हो पाएगा, और जितनी भी नीति आएगी वो सही तरीके से क्या हो पाएगी, चल पाएगी और लागू हो पाएगी। हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हो पाएगी ना। द्विसदनात्मक विधायिका का एक लाभ और ये है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। क्या हो गया, फिर भी सर दुख रहा है क्या, चलो सोए नहीं कि रात में, कितने बजे सोए रात में, ऐसा है, अच्छी कलाकारी करते हो इसे, है ना। देखो द्विसदनात्मक, क्या बोला मैंने यहाँ पर, द्विसदनात्मक। अब 2 सदन है, पहला सदन क्या है आपका, राज्यसभा, और दूसरा सदन क्या है आपका। अब राज्यसभा में कोई प्रस्ताव पारित हो गया है ना, तो लोकसभा में फिर से बहस होगी है ना। और लोकसभा में हो गया तो प्रस्ताव पारित, तो फिर किस में बहस होगी, राज्यसभा में। इससे और अच्छे से, जब जितनी ज़्यादा बहस होगी उतना अच्छा नियम बन के आएगा, है ना कि नहीं, ऐसा होगा। एक सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा में कोई निर्णय हो गया तो वो किस में भेजा जाएगा, लोकसभा में। और लोकसभा में यदि कोई निर्णय हो गया तो वो किस में भेजा जाएगा, नई शिक्षा नीति किसने लागू करा, नरेंद्र मोदी ने लागू करा, लोकसभा ने लागू करी। अब राज्यसभा ने उसको हिस्सा लागू करी क्या, नहीं करी, है ना। और कोई नियम अगर राज्यसभा में होता है निर्णय तो वो फिर किस में जाता है, लोकसभा में जाता है। क्लियर। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। हर एक विधेयक पर कितने बार विचार होता है, 2 बार। इससे हर मुद्दे का 2 बार जांचने का मौका मिलता है।
यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान पुनर्विचार संभव हो पाता है। अब यहाँ पर देखो नक्शा दिख रहा है यहाँ पर भारत देश का। अब देखो द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत कौन कौन से हैं। ऐसे प्रांत जिसमें 2 सदन वाली विधायिका होती है, पहला क्या है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, अगला जम्मू कश्मीर, अगला कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ये जो 7 राज्य हैं ना, इन 7 राज्यों में जब कभी भी कोई भी निर्णय लिया जाएगा, तो पहले किसके पास भेजा जाएगा? लोकसभा के पास और फिर राज्यसभा के पास, है ना। ये देखो नक्शा दिख रहा है आपको यहाँ पर ऊपर देखो, आंध्र प्रदेश दिख रहा है। तो भारत का नक्शा देखो, सब निकालो भारत का नक्शा। अफगानिस्तान दिख रहा है, अफगानिस्तान दिखा। अफगानिस्तान से लगा हुआ क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। इधर चीन सारा कोरोना वायरस यहीं से आया है ना। चीन, इसको नक्शे से काट के गायब कर दूँ, है ना। चीन, अब सही मत काट देना, वो लड़की काटने नहीं लगी सही में, है ना, सही में नहीं काटने ना। अब देखो इधर बांग्लादेश, पहले पता है बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, फिर उसको अलग हो गया वो। और बाजू में क्या है? म्यांमार, बर्मा है ना। और देखो जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, पंजाब की साइड में उत्तराखंड, उसके नीचे दिल्ली, इतनी सी दिल्ली है। गए थे दिल्ली, वहाँ से लाए बिल्ली, है ना। दिल्ली के नीचे राजस्थान के बाजू में राजस्थान का पड़ोसी उत्तर प्रदेश और अपना मध्य प्रदेश। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, अपना मध्य प्रदेश है। झारखंड बाजू में कौन है? झारखंड। फिर बिहार, एक बिहारी सुपर भारी, है ना। बिहार के बाद इधर क्या है आपका? महाराष्ट्र। क्या है आपका? महाराष्ट्र। फिर बाजू में कौन है? छत्तीसगढ़। पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही था, मध्य प्रदेश से निकला फिर छत्तीसगढ़। बाजू में कौन है? ओडिशा। बाजू में कौन है? ओडिशा ऊपर पश्चिम बंगाल। इधर गुजरात में किसका जन्म हुआ? महात्मा गांधी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। महात्मा गांधी। यार ट्रेन चलती ना, टंग। नरेंद्र मोदी का भी हुआ है ना, मित्रों और मेरे भाइयों बहनों, मोदी जी का भी हुआ है ना। सबसे नीचे कौन है? केरल। देखो केरल जी दिख रहा, केरल छोटा सा। फिर बाजू में तमिलनाडु, उसके ऊपर कर्नाटक के ऊपर उत्तर प्रदेश के ऊपर तेलंगाना। बाजू में बंगाल की खाड़ी और इस तरफ अरब सागर। ये तुम्हारा नक्शा है ना, देख लिए। अब जहाँ पर देखो उच्च सदन पुनर्विचार करने के उपयोगी काम को अंजाम दे सकता है। जो उच्च सदन होता है ना, है ना, उच्च सदन मतलब कौन? लोकसभा, जो केंद्र की सरकार होती है, वो चाहे तो यदि कोई निर्णय पर फिर से पुनर्विचार करने के लिए क्या कर सकता है? अंजाम दे सकता है। और इसके विचारों का तो महत्व हो सकता है पर मतों का नहीं। जो लोग सक्रिय राजनीति का उठा पटक से दूर है, वे निचले सदन को सलाह दे सकते हैं, है ना। ये किसने बोला? पूर्णिमा बनर्जी ने बोली। कब बोली? जब संविधान बन रहा था, 30 जुलाई 1949 को बोली इसने। कितना लिख के रखते रहे ये लोग, इतनी तारीख को इतने बजे ये बोला। अच्छा समय लिखा कितने बजे कितने मिनट में बोले। अब देखो राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा बारीकी समझ लो, राज्यसभा क्या होती है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे राज्यसभा, दे रट्टा मारे करे, पता नहीं क्या होता है राज्यसभा, है ना। देखो संसद के प्रत्येक सदन में, किसमें? जो आपकी संसद होती है, उस संसद के प्रत्येक मतलब हर एक सदन में, संसद के प्रत्येक सदन में
प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। संसद का हर एक सदन होता है, एक होता है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले अलग होते हैं और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले अलग होते हैं। कल छुट्टी रही कोचिंग की ना, बाकी लोग को बता देना है ना, तुम्हारे फ्रेंड वगैरह है उन लोगों को भी बता देना। संसद के प्रत्येक सदन में क्या होता है, प्रतिनिधित्व का अलग अलग क्या होता है, आधार होता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। जो राज्य होते हैं उन राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करती है, राज्यसभा करती है। कौन करती है, राज्यसभा। कौन करती है, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर। और इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। इसका निर्वाचन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष विधि से। जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है, यहाँ पर राज्यसभा बनती है, वो सिर्फ किसका प्रतिनिधित्व करेगी, राज्यों करेगी ना, वो अपने राज्य से करेगी, दूसरे राज्य का कर सकती है कि वो नहीं कर सकती। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। जो राज्य के जो लोग होते हैं, मध्य प्रदेश के राज्य के लोग हैं, इन लोगों ने क्या चुने, विधानसभा के सदस्य, मतलब विधायक को चुने, विधायक चुन करके लाए। फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। फिर जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, जितने विधायक होते हैं ना, जो विधायक नहीं होते हैं क्या, ये विधायक लोग किसको वोट डाल के चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है, विधायक चुनता है। कौन चुनता है, जनता ने किसको चुनी, विधायक को। और विधायक किसको चुनता है, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। आ रहा समझ में। अब आगे द्वितीय सदन राज्यसभा में, किसमें, राज्यसभा में। द्वितीय सदन, दूसरा सदन क्या होता है आपका, राज्यसभा होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए दो सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करना है, दो सिद्धांत का प्रयोग होता है। देखो, पहला एक तरीका ये हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्या दिया जाए, असमान प्रतिनिधित्व दिया